हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। अगर आपको गॉसेस थ्योरम नहीं पता क्या होती है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन मींस गॉस थ्योरम का यूज। तो गॉस थ्योरम का यूज हम किन किन चीजों में करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है गॉस थ्योरम की? इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। इससे पहले हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, वो हमने कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से निकाला था। अब हम यहाँ पर गॉस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब देखिए ये टॉपिक कुछ ऐसे भी आ जाता है, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। इसका मतलब क्या है? गॉस थ्योरम का यूज करो और उससे आप कूलम्ब लॉ का डिडक्शन करो, यानी कि गॉस थ्योरम का आप लेके चलो और कूलम्ब्स लॉ इससे प्रूफ कर दो गॉस थ्योरम से। ठीक है, तो देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकाल लेंगे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, उसके बाद हमें एक दो स्टेप्स आगे और बढ़ाने हैं, फिर उससे क्या होगा, आपका कूलम्ब्स लॉ डिड्यूस हो जाएगा गॉस थ्योरम की हेल्प से। आइए देखते हैं इसे। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओ इन वैक्यूम और एयर। हम सबसे पहले मान लेंगे कि कोई एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है जो कि कहां पर रखा है, पॉइंट ओ पर रखा है, वैक्यूम में या फिर एयर में। P क्या है? P एक पॉइंट है जो इस पॉइंट O से R डिस्टेंस पर है। ठीक है, और हमें इस पॉइंट P पे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस चार्ज प्लस Q की वजह से। देखिए, हमने माना कि कोई पॉइंट चार्ज प्लस Q है जो कि कहां पर रखा है, O पर रखा है, और ये वैक्यूम में रखा है। आप एयर में भी ले सकते हैं इसको। इस पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट चार्ज प्लस Q की वजह से। तो देखिए, गॉस थ्योरम जब आपको पढ़ाई थी, आपको बताया था कि जो गॉस थ्योरम है वो स्ट्रिक्टली बाउंड होती है किसके लिए? क्लोज्ड सरफेस के लिए। दैट मींस जो गॉस थ्योरम आप अप्लाई करोगे, गॉस थ्योरम एप्लीकेबल होगी एक क्लोज्ड सरफेस के लिए। बट यहाँ पर आपको कोई क्लोज सरफेस दिखाई दे रहा है? नहीं, यहाँ पर आपको कोई भी क्लोज सरफेस नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं किसी क्लोज्ड सरफेस को। ठीक है, और वो इमेजिनरी जो हमने एज्यूम करा क्लोज्ड सरफेस होगा, तो वो इमेजिनरी ना, एक्चुअल में तो वो यहाँ नहीं है, हमने एज्यूम करा तो वो इमेजिनरी है। तो वो इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा आपका गॉसियन सरफेस। और हम उसको इस तरीके से एज्यूम करेंगे गॉसियन सरफेस को कि O तो हम सेंटर ले लेंगे और O से P तक का जो डिस्टेंस है R, इसको हम रेडियस ले लेंगे और इस सेंटर O से हम एक स्फीयर एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, टेकिंग O एज ए सेंटर एंड R रेडियस, O को सेंटर लेंगे, R को रेडियस लेंगे। लेट अस ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू P। बना देते हैं गॉसियन सरफेस। तो ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। स्फीयर तो आपको पता होगा क्या होता है, जैसे सर्कल होता है आपके पास 2D में, ऐसे ही 3D में आपका स्फीयर होता है। ठीक है, 12th क्लास में आपको पता होगा वो चीज। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है? फाई E इक्वल्स टू ES cos थीटा। जहां पर E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, S क्या है? सरफेस का एरिया, और थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल है। यहां पर आपका जो सरफेस है वो प्लेन तो नहीं है, स्फीयर प्लेन सरफेस थोड़ी ना है। तो जब आपका सरफेस प्लेन नहीं होता तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैसे निकालेंगे? स्मॉल एरिया एलिमेंट को एज्यूम करके। तो हम एज्यूम करते हैं एक स्मॉल एरिया एलिमेंट इस P पॉइंट के अराउंड। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर ये पूरा सरफेस S लिया है तो इसको हम ds लेते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है स्मॉल एरिया एलिमेंट से वो भी आपका स्मॉल ही होता है, जिसको हम कैसे लिखते हैं? d फाई E। और ये d फाई E किसके बराबर होगा? E ds cos थीटा। ठीक है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो ये सब आपको क्लियर है बेसिक्स। ठीक है, अगर नहीं देखी तो देख लीजिए जाके। तो अब देखिए, ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है ds, जो कि हमने पॉइंट P के अराउंड एज्यूम किया है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो कैसे होगा? परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के और आउटवर्ड होगा। किस तरीके से? इस तरीके से, वेक्टर ds। अब हमें क्या निकालनी है? डायरेक्शन निकालनी है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा d फाई E वो E ds cos थीटा होगा।
थीटा क्या है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें कहां पर निकालनी है? इस पॉइंट P पर। जो इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए पॉइंट P पर हम क्या करते हैं? हम एज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट P पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 रखा है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए एज्यूम कर लो कि इस पॉइंट P पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 रखा है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो नेचर कैसी हो गई? सेम हो गई। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसे रिपेल कर देगा, रिपल्शन करेगा। तो देखिए प्लस क्यू चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 जो कि आपका पॉइंट P पर रखा है, इसको क्या करेगा? रिपेल कर देगा। और रिपेल कैसे करेगा? उस लाइन के अलोंग जो इस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जोड़ती है, उस लाइन के अलोंग, यानी कि इस तरीके से। तो जो डायरेक्शन होती है इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के मूवमेंट की, वो किसकी डायरेक्शन को शो करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। अब हमारा काम हो गया, तो हम हटा देते हैं इसको यहां से। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है, इसके बीच में कितना एंगल बनता है? 0 डिग्री। तो थीटा कितना होगा यहाँ पे? 0 डिग्री। तो हम निकालते हैं अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi e। d phi e क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ds। तो वो कितना हो जाएगा आपका? E ds cos थीटा। तो cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो d phi e कितना हो जाएगा आपका? e ds इंटू 1। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, बट अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इस पूरे सरफेस से पास होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जब हमारे पास स्मॉल एरिया एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें पूरे एरिया के लिए, पूरे सरफेस के लिए क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे हम? टोटल फ्लक्स phi e क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ d phi e। अब ये सरफेस कैसा है? क्लोज्ड सरफेस है, तो मैं इसको इस सिंबल से डिनोट कर सकती हूँ। इसका मतलब क्या है? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ d phi e। ठीक है, इसका यूज हम करते हैं जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी क्लोज्ड सरफेस के अलोंग। अब ये सरफेस ऐसा आपका क्लोज्ड ही तो है, तो phi e इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन e ds। अब देखिए बच्चों, हमने जो गॉसियन सरफेस लिया है वो कैसा लिया है? स्फेरिकल, स्फीयर लिया है। स्फीयर होता है, उसकी जो रेडियस होती है वो हर जगह बराबर होती है, यानी कि हर जगह क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। तो सिमेट्रिकल होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस स्फेरिकल सरफेस का, वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, बार बार वेरी नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे? यहां से जो चीज आपकी कांस्टेंट होती है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं। तो phi e इक्वल्स टू e क्लोज्ड इंटीग्रल ds। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे क्या मिला हमें? यहाँ पर phi e इक्वल्स टू e क्लोज्ड इंटीग्रल ds। देखिए ds आपके पास क्या है? स्मॉल एरिया एलिमेंट है, और जब हम स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ds का, तो हमें क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो देखिए बच्चों, जो टोटल सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रल ds की जगह क्या लिख सकते हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस, जो कि किसके बराबर है? 4 पाई आर स्क्वायर के। तो phi e इक्वल्स टू e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको हम मानते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें यहाँ पर गॉसेस थ्योरम यूज करनी है, तो
हम यहाँ पे गॉसेस थ्योरम का यूज करेंगे, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। तो जो आपकी गॉस थ्योरम होती है वो क्या कहती है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस से होकर जाने वाला, वो क्या होता है, उस क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज का 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। सो हमने क्या लिखा, फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज ही तो है जो एनक्लोज हो रहा है, इसलिए फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्या दिखाती हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिखाती हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दोनों ही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है, इसलिए हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लेंगे। तो E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला है, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इसको हमने पहले कूलॉम्स लॉ से डिराइव किया था, अब हमने इसको गॉस थ्योरम की हेल्प से डिराइव कर लिया है। अब देखिए, अगर पेपर में इतना आता है कि गॉस थ्योरम की हेल्प से आप फाइंड कर दीजिए फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो आप इतना ही करेंगे। बट अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ लिया जाता है कि डिड्यूस कूलॉम्स लॉ बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा इसको, और इसमें आपको क्या बनाना पड़ेगा, कूलॉम्स लॉ बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है कूलॉम्स लॉ क्या होता है, अगर नहीं पता तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो आपका जो कूलॉम्स लॉ होता है वो किन्हीं 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है। तो अगर आपके पास कोई 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तब आपको इससे ये बनाना है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका कूलॉम्स लॉ। तो अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि डिड्यूस कूलॉम्स लॉ बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम, तो आपको ये लॉ बना के दिखाना है। ठीक है, तो देखिए जो आपको कूलॉम्स लॉ होता है वो किन्हीं 2 चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बताता है। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 1 चार्ज है जो कि पॉइंट O पर रखा है। हमें यहाँ पर सबसे पहले 2 चार्जेस चाहिए कूलॉम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि इस पॉइंट P पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 रखा है। तो रख दीजिए, आपको एक लाइन ऐड करनी है, लेट अस एज्यूम that a positive, let us assume that a positive test charge Q0 is placed at पॉइंट P। हमने एज्यूम किया कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 क्या पर रखा है, पॉइंट P पर रखा है। फोर्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है जो आपका Q चार्जेस Q0 चार्ज पर लगाएगा। तो देखिए बच्चों, जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसे डिफाइन की जाती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होती है वो क्या होती है, E इक्वल्स टू F अपॉन Q0। तो अगर आपको फोर्स निकालना है यहाँ पर, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टेस्ट चार्ज। इसी का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर, अब हम क्या निकालेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू Q। तो वो क्या होगा आपका, F इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू Q0।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका 1/4πε0 Q/r² इंटू Q0, तो Q0 विच इज कूलम्ब्स लॉ। ये क्या है आपका कूलम्ब्स लॉ आ गया, विच इज कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अब देखिए ये कूलम्ब्स लॉ कैसे है, क्योंकि ये Q और Q0 चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो था कूलम्ब्स लॉ F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो Q1 Q2 की जगह यहाँ पे फर्स्ट चार्ज Q है, सेकंड चार्ज Q0 है, तो Q Q0/r² आ गया। ठीक है, तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ यहाँ से डिराइव होता है।